हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इनकम टैक्स की क्लास को करने वाले हैं और आज की जो क्लास है हम लोगों की क्लास नंबर 13 है। हम लोगों ने एक अलग से आप लोगों के लिए एमसीक्यू क्लास चालू की है, तो क्लास नंबर 1 उसमें हो चुकी है। एमसीक्यू की आप लोगों को वीडियो यहीं पर मिल जाएगी, इसी चैनल पर टेलीग्राम में मिल जाएंगी। बस वो एमसीक्यू करके क्लास होगी, एमसीक्यू क्लास 1, उसके बाद एमसीक्यू क्लास 2 करेंगे। तो मैंने पिछली क्लास में, अगर हम लोग पिछली क्लास की बात करें तो हम लोगों ने थ्योरी में बात की थी प्रोविडेंट फंड के बारे में। प्रोविडेंट फंड हम लोगों का 4 प्रकार का होता है और कौन कौन से फंड होते हैं उन पर हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछली क्लास में पूरे अच्छी तरीके से, और उनके पॉइंटों के बारे में अच्छी तरीके से जाना था। आज की हम लोगों की जो क्लास है वो क्लास नंबर है, हम लोगों की क्लास नंबर है 13। आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर है 13 क्लास है, और 13 क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। अब एक तरीके से जो वेतन का जो चैप्टर है वो आप लोगों का पूरा हो गया। अब हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं एक नए चैप्टर को, और उस चैप्टर का जो नाम है उसे बोलेंगे हम लोग पूंजीगत एवं आयगत। पूंजीगत एवं आयगत, इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो इन्हें बोलेंगे इंग्लिश में कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल एंड रेवेन्यू, और ये चीजें आप लोगों ने इंटर में पढ़ी होती हैं। पूंजीगत और आयगत व्यय, पूंजीगत आय और आयगत आय क्या होती हैं, तो इनके बारे में हम लोगों को पूरा ये चैप्टर है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है और इसके नोट्स आप लोगों को अपने बना के रखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पूंजीगत व्यय और आयगत व्यय के बारे में। पूंजीगत व्यय और आयगत व्यय। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पूंजी क्या होती है। पूंजीगत को करने से पहले सबसे पहले हम लोग करेंगे पूंजी क्या होती है, तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे पूंजी से आशय। पूंजी से आशय, पूंजी से आशय। जब ये चैप्टर हम लोगों का पूरा हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग इसके एमसीक्यू करेंगे। तो पूंजी से आशय क्या है, तो पूंजी मतलब कि किसी भी व्यवसाय में, सिंपल सी बात है, जो व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए जो पैसा लगाया जाता है, जो धन लगाया जाता है, उसे पूंजी कहते हैं अपनी भाषा में अगर हम लोग बात करें। लेकिन अगर हम लोग अर्थशास्त्र की भाषा में बात करें, इकोनॉमिक्स की भाषा में अगर बात करें, तो पूंजी उन्होंने किस हिसाब से बांटी है कि अर्थशास्त्र में पूंजी का आशय उस धन से है जो अतिरिक्त धन के उत्पादन के लिए, प्रयोग में लाया जाता है। लेखांकन में अगर हम लोग देखो, अर्थशास्त्र की भाषा में तो जान लिया, अब लेखांकन की भाषा में जानते हैं। तो लेखांकन में वार्षिक चिट्ठा, जिसे हम लोग बैलेंस शीट बोलते हैं, वार्षिक चिट्ठा के आधार पर, बैलेंस शीट के आधार पर, अकाउंटिंग में बैलेंस शीट के आधार पर संपत्तियां, जिन्हें एसेट्स बोलते हैं, संपत्तियों का दायित्व, दायित्वों पर जो अधिक होता है उसे क्या माना जाता है, उसे पूंजी माना जाता है, उसे पूंजी
माना जाता है। अब इसको हम लोग समझेंगे और अच्छी तरीके से जानेंगे। पूंजी क्या है, मैंने आप लोगों को बताया है, जो व्यवसाय में पैसा लगाया है उसे पूंजी कहते हैं। तो देखो अर्थशास्त्र में देखो लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र की अगर हम लोग बात करना चाहे तो अर्थशास्त्र में पूंजी का आशय उस धन से है जो अतिरिक्त धन के उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अतिरिक्त धन के उत्पादन के लिए प्रयोग में हम लोग उसको लेते हैं। अब लेखांकन में वार्षिक चिट्ठा के आधार पर अगर हम लोग लेखांकन की बात करें, अकाउंटिंग की अगर हम लोग बात करें तो अकाउंटिंग में बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग। अकाउंटिंग में बैलेंस शीट बनाते हैं। एक साइड तो लिखते हैं लायबिलिटी और एक साइड हम लोग लिखते हैं उसमें एसेट्स। अगर हम लोगों का मान लो कि संपत्तियां हम लोगों की ज्यादा हैं, मान लो संपत्तियां हैं हम लोगों की 80,000 और हम लोगों की लायबिलिटी जो है देना कितना है हमें, मान लो 20,000, तो इन दोनों में जो अंतर है वही हम लोगों का क्या होगा, वही तो हम लोगों का पूंजी होगा। और पूंजी हम लोग कहाँ शो करते हैं, तो पूंजी हम लोग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हम लोग शो करते हैं। तो यहाँ पे 20,000 तो हम लोगों की क्या हो जाएगी, 20,000 की तो हो जाएगी हम लोगों की लायबिलिटी और 60,000 की क्या हो जाएगी, तो 60,000 की हो जाएगी हम लोगों की कैपिटल। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 80 और बैलेंस और एसेट्स का टोटल कितना है, वो भी 80। तो बैलेंस शीट में दोनों टोटल बराबर होते हैं, इसी को तो बैलेंस शीट बोलते हैं, जिसमें दोनों पक्ष बराबर होते हैं एसेट्स और लायबिलिटी के, उसको बैलेंस शीट बोलते हैं। लेकिन अगर पूछा जाता है कि संपत्तियां और संपत्तियों का दायित्वों पर, संपत्तियां देखो ज्यादा है ना, संपत्तियां ज्यादा हैं 80,000 हैं और उन संपत्तियों का दायित्वों पर अधिक है, मतलब कि संपत्तियां अधिक हैं किस पर, दायित्वों पर, दायित्व कम है तो अधिक कितना है 60,000। इसी अधिक को, इसी सरप्लस को क्या बोलेंगे, तो इसी सरप्लस को हम लोग इंग्लिश में कैपिटल बोलते हैं और हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो हिंदी में हम लोग पूंजी बोलते हैं। तो ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि पूंजी क्या होती है। जो व्यवसाय में पैसा लगाया है वह पूंजी। अब व्यवसाय में पैसा किसके लिए लगाया है, व्यवसाय में अगर हम लोगों ने मान लो कि हमने पैसा लगाया है, मान लो आप लोगों के लिए लैपटॉप लिया है, ठीक है, लैपटॉप लिया है और मैंने टच पैड लिया है, लैपटॉप और कंप्यूटर लिया है, वाईफाई लगवाई है, तो ये पैसा मैंने क्यों खर्च किया, ये खर्चे जो किए हैं, ये एक्सपेंस जो किए हैं, ये किसके लिए किए हैं, धन को प्राप्त करने के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए और धन प्राप्त करने के लिए। तो जिस धन को प्राप्त करने के लिए जो पैसा हम खर्च करते हैं तो उसी को हम लोग व्यवसाय में क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग कैपिटल बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे, पूंजी का अर्थ समझ में आ गया, तो अब हम लोग आय का समझेंगे कि अगर आय क्या होती है, इनकम क्या होती है, उनको जानेंगे और आय का आशय लिखेंगे। आय का आशय, आय का आशय, आय का मतलब समझेंगे, मीनिंग ऑफ इनकम का मतलब समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ इनकम के बारे में। तो ये टॉपिक जो है ये छोटा टॉपिक है, हम लोगों का 3 क्लास में लगभग में हो जाएगा। तो एक निर्धारित अवधि की एक निर्धारित अवधि की आयगत, एक निर्धारित अवधि की आयगत प्राप्तियां है, सॉरी इसमें लिखा हुआ है प्राप्तियां, उसी अवधि के आयगत व्ययों से जितनी अधिक होती हैं, वही
वही अधिक उस अवधि का उस अवधि की आय माना जाता है। उस अवधि की आय माना जाता है। मतलब इनकम के बारे में समझेंगे और इनकम को आप लोगों को मालूम है। इनकम के बारे में अगर जैसे मान लो कि मैंने पैसा खर्च किए हैं, मैंने पैसा खर्च किए हैं 80,000 रुपये, मतलब इनकम को प्राप्त करने के लिए मैंने खर्च किए हैं 80,000 रुपये। अब खर्च जो किए हैं वो मान लो कि ये एक तरीके से, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि आयगत व्यय क्या होते हैं और पूंजीगत व्यय क्या होते हैं। इनसे क्वेश्चन आते हैं और पूछे जाते हैं। इनको हम लोग डिटेल में करेंगे। उसके बाद करेंगे आयगत आय क्या होती हैं और पूंजीगत आय क्या होती हैं। एक तरीके से ये टॉपिक तो हम लोगों का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जितना ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि हम लोगों ने 80,000 रुपये खर्च किए हैं। ठीक है, अब हमें इनकम जो हुई है वो हुई है 1 लाख। तो इनकम कितनी हुई है 1 लाख और खर्चा कितना हुआ है 80,000। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक निर्धारित अवधि, अब इसकी भी अवधि एक निर्धारित होगी ना कि 1 साल में हुए हैं ये खर्चे। मान लो ये खर्चे जो किए हैं हमने 1 साल में किए हैं, ये इनकम जो हुई है 1 साल में हुई है, तो एक निर्धारित अवधि है, या तो 6 महीने की बात होगी या 1 महीने की बात होगी या 7 दिन की बात होगी, मतलब एक निर्धारित अवधि जरूर होगी। अब एक निर्धारित अवधि में मान लो हम लोगों ने इनकम प्राप्त की है 1 लाख रुपए। कितनी रुपए की है 1 लाख रुपए, और खर्च कितना किया है, तो खर्च कितना किया है 80,000 रुपए। तो 1 लाख इनकम की है और 80,000 खर्च किया है, तो हम लोगों का अधिक है। देखो लिखा हुआ है ना कि आयगत प्राप्तियां उसी अवधि आयगत व्ययों से जितनी अधिक होती हैं। मतलब आयगत प्राप्तियां ये है, आयगत प्राप्तियां और आयगत व्यय ये है, ये आयगत व्यय है। तो आयगत प्राप्तियां आयगत व्ययों से जितनी अधिक होती हैं वही सरप्लस उस अवधि की आय माना जाता है। सिंपल सी बात है कि 1 लाख रुपए हमने प्राप्त किए हैं और खर्चा कितना किया था 80,000 रुपए, तो हम लोगों की इनकम कितनी हुई है 20,000। तो इसी को क्या बोलेंगे, इसी को आय बोलेंगे। और आय का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आयगत और पूंजीगत के बारे में अब हम लोग समझेंगे कि आयगत क्या होती हैं, पूंजीगत क्या होती हैं। अब देखो, अब हम लोग करने वाले हैं पूंजीगत व्यय। सबसे पहले हम लोग देखो, अगर कोई पूछता है कि व्यय के प्रकार, तो देखो व्यय के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है हम लोगों का पूंजीगत व्यय। ठीक है, एक होता है हम लोगों का पूंजीगत व्यय, एक होता है हम लोगों का आयगत व्यय, और एक होता है हम लोगों का स्थगित आयगत व्यय।
अब हम लोग इनके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के सिलेबस में, लेकिन ये दोनों इम्पोर्टेंट है, तो इनको हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। पूंजीगत व्यय क्या है, आयगत व्यय क्या है, मोस्ट ये है, इनको हम लोग करेंगे। और इसको हम लोग नहीं करेंगे लेकिन बता जरूर देंगे आप लोगों को। तो अब हम लोग हेडिंग बना लेंगे, अपनी हेडिंग लगा लेते हैं कि पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब सबसे पहले हम लोग इनको जानेंगे और पूंजीगत व्यय के बारे में समझेंगे। सबसे पहली और सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें तो ऐसे व्यय जो पूंजी के संबंध में किए जाते हैं उन्हें पूंजीगत व्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग पूंजीगत व्यय कहते हैं। अब पूंजीगत व्यय मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि खर्चे होते हैं, खर्चा का मतलब व्यय, एक्सपेंडिचर। ऐसे व्यय जो पूंजी के संबंध में, पूंजी को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, उन्हें पूंजीगत व्यय कहते हैं। जैसे मान लो हमने मशीन लगाई, अब मशीन ली है, मशीन लगाई है, मान लो सिलाई मशीन लगाई है, तो सिलाई मशीन किसके लिए लगाई होगी? सिलाई मशीन कपड़ा को सिलने के लिए लगाई होगी। अब सिलाई करेंगे तो उससे क्या होगा? पूंजी प्राप्ति करेंगे, मतलब धन को प्राप्त करेंगे, आय प्राप्त करेंगे। तो आय प्राप्त करने से क्या होता है? पूंजी बनती है। तो ऐसे व्यय जो पूंजी के संबंध में किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग पूंजीगत व्यय कहते हैं। और दूसरी लैंग्वेज में अगर बात करें तो पूंजीगत व्यय से आशय, पूंजीगत व्यय से आशय ऐसे व्ययों से है। ऐसे व्ययों से है जो स्थायी संपत्तियों को खरीदने, स्थायी संपत्तियों को खरीदने, उनमें कोई भी वृद्धि करने, तथा स्थायी संपत्तियों की कार्यक्षमता में वृद्धि करने के संबंध में, किए जाते हैं। तो ऐसे व्यय कौन से व्यय कहलाते हैं? तो ऐसे व्यय पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। तो अब पूंजीगत व्यय को अच्छी तरीके से समझ गया होगा आप लोगों कि जैसे मान लो, अब सिंपल सी बात है कि ऐसे व्यय जो हम रोज नहीं करते हैं, डेली नहीं करते हैं,
ऐसे व्यय जो हम डेली नहीं करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पूंजीगत व्यय बोलते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जैसे मान लो कि हम लोगों ने कोई भवन लिया है, भवन खरीदा, तो भवन खरीदा तो आप कहेंगे कि खर्चा हुआ है मेरा सर जी, खर्चा हुआ है। अब मैं पूछूंगा क्या खर्चा हुआ है, तो आप कहेंगे कि हमने भवन खरीदा है। तो हम कहेंगे कि कितने का खरीदा है, तो आप कहेंगे कि हमने 5 लाख का खरीदा है। तो आप फिर कहेंगे कि हम कल फिर से एक भवन खरीदेंगे, फिर परसों एक और भवन खरीदेंगे, तो लगातार हमें भवन महीने में खरीदने हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे व्यय जो हम कभी कभी करते हैं, साल 2 साल 4 साल 5 साल बाद करते हैं, तो ऐसे व्यय जो हम दीर्घ काल में करते हैं, ऐसे व्यय जो हम लोग दीर्घ काल में करते हैं, दीर्घकालीन होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पूंजीगत व्यय बोलते हैं। अब जैसे मान लो कि अब आप कहेंगे कि भवन खरीदा, अब मान लो तो ऐसे व्यय कौन से व्यय होते हैं? तो पूंजीगत व्यय होते हैं। तो इसमें देखो लिखा हुआ है कि पूंजीगत व्यय से आशय ऐसे व्ययों से है जो स्थायी संपत्तियों को खरीदने, स्थायी संपत्तियां कौन सी होती हैं? जैसे भवन हो गया, भवन खरीदा तो पूंजीगत व्यय है। मान लो कोई कार खरीदी हमने, तो कार भी हम लोग डेली नहीं खरीदेंगे। मान लो कोई भूमि खरीदी हम लोगों ने, ठीक है, फर्नीचर खरीदा हम लोगों ने, तो ऐसे व्यय जो हम लोग स्थायी संपत्तियों को खरीदने में करते हैं, उनमें वृद्धि करने में करते हैं। तो भवन में जैसे मान लो कि कोई हमने कार में कोई चीज बढ़ाई, उसमें जैसे मान लो कि कार में हमने कोई नया फीचर्स ऐड करवाया जिससे उसकी क्षमता में वृद्धि हुई, उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि हुई, तो ऐसे व्यय भी हम लोगों के कौन से व्यय कहलाते हैं? तो ऐसे व्यय भी हम लोगों के पूंजीगत व्यय कहलाते हैं, पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन इनका जो है, इनका नेचर पूछा जा सकता है, सॉरी इनका कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं कि पूंजीगत व्यय के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब इनकी विशेषताएं की बात करते हैं हम लोग। तो इनकी विशेषताओं को हम लोग आज ही करेंगे और फिर हम लोग अगली क्लास में आयगत व्ययों को करेंगे और इनकी एमसीक्यू की बात भी हम लोगों को जल्द से जल्द करनी होगी, ठीक है। तो हम लोग सारा का सारा यहीं पर करेंगे और इसको है, ये सब चीज़ें जो हैं आप लोगों को टेलीग्राम के ग्रुप में मिलेंगी। ये चीज़ें आप लोगों को कहीं नहीं मिलेंगी, ये टेलीग्राम के ग्रुप में मिलेंगी, इसीलिए ग्रुप को प्लीज़ छोड़कर मत जाएं, ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें कि पूंजीगत व्यय की विशेषताएं, तो हम लोग हेडिंग बना लेते हैं, पूंजीगत व्यय की विशेषताएं, पूंजीगत व्यय की विशेषताएं। अब पूंजीगत व्यय की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो पूंजीगत व्यय की हम लोग विशेषताओं को पॉइंट से पढ़ेंगे और इनको अच्छी तरीके से समझ लेंगे जिससे। तो पूंजीगत व्यय की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो पूंजीगत व्यय की जो पहली विशेषता है कि पूंजीगत व्यय स्थायी स्वभाव के होते हैं। पूंजीगत व्यय स्थायी स्वभाव के होते हैं, मतलब इनका नेचर जो होता है वो फिक्स होता है, स्थायी स्वभाव के होते हैं, मतलब कि इनका स्थायी स्वभाव के होते हैं। एक सेकंड, ये जो व्यय होते हैं ये कैसे होते हैं, इनका नेचर अगर पूछा जाए तो कैसे होते हैं? परिवर्तनशील पूछा जा सकता है, स्थायी होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, दोनों होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पूंजीगत व्यय जो होते हैं वो कभी कभी खर्च किए जाते हैं, तो इसीलिए इनको स्थायी स्वभाव के ही होते हैं। कैसा होता है इनका नेचर? स्थायी नेचर होता है इनका, फिक्स होता है, क्योंकि ये कभी कभी किए जाते हैं। अब कार खरीदेंगे तो कार तो डेली नहीं खरीदेंगे, तो स्थायी हो गया ना, स्थायी व्यय है। उसके बाद इन व्ययों की उपयोगिता, इन व्ययों की उपयोगिता दीर्घकालीन, इन व्ययों की उपयोगिता दीर्घकालीन होती है।
इन व्ययों की जो उपयोगिता होती है वो कैसी होती है? इन व्ययों की उपयोगिता दीर्घकालीन होती है। मतलब कि इन व्ययों को, जैसे मान लो हमने कोई कार खरीदी, तो कार से हम लोग जो उपयोग करेंगे इसका, तो इसका जो यूज करेंगे हम लोग लॉन्ग टर्म तक करेंगे। ये तो है नहीं कि कार आज खरीदी और 2 दिन बाद खत्म हो जाएगी। अगर कार खरीदी है, कोई कार एक ऐसा तो है नहीं है कि जैसे मान लो कि हम लोगों ने एक पानी की बोतल खरीदी है, 20 रुपए इस पर खर्च किए हैं और कार पर खर्च किए हैं 5 लाख रुपए, तो इसकी उपयोगिता ये तो है नहीं है कि इसकी उपयोगिता 2 दिन में 1 दिन में खत्म हो जाएगी। ठीक है, पानी की बोतल हम लोग आज अगर यूज करेंगे तो आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, मान लो 1 महीने तक रखेंगे तो 1 महीने तक हो जाएगी। लेकिन कार की उपयोगिता हम लोगों को बहुत सालों तक मिलती रहेगी। तो इसका जो उपयोगिता का जो दीर्घकालीन है, तो इन व्ययों की उपयोगिता कैसी होती है? इन व्ययों की उपयोगिता दीर्घकालीन होती है। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि पूंजीगत व्ययों की उपयोगिता कैसी होती है? अल्पकालीन होती है, दीर्घकालीन होती है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं होती है। तो आप लोग किसका बताएंगे कि पूंजीगत व्ययों की उपयोगिता कैसी होती है? तो पूंजीगत व्ययों की उपयोगिता दीर्घकालीन होती है और आयगत व्ययों की उपयोगिता अल्पकालीन होती है। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 पॉइंट। देखो, पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, लिखना जो नहीं है, समझना भी है। तो पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय का प्रकार, पूंजीगत व्यय इस प्रकार, पूंजीगत व्यय इस प्रकार, पूंजीगत व्यय इस प्रकार, पूंजीगत व्यय इस प्रकार का व्यय है, इस प्रकार का व्यय है, इस प्रकार का व्यय है कि उसका स्वरूप दृष्टिगोचर होता है, कि उसका स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। मतलब अब आप लोग कहेंगे कि दृष्टिगोचर क्या होता है? ये दृष्टिगोचर तो हम लोगों को नया वर्ड है, दृष्टिगोचर। तो अब इसको समझो। जैसे मान लो कि मैंने खर्च किए हैं, एक मशीन खरीदी है, ये वॉशिंग मशीन है। ठीक है, ये वॉशिंग मशीन है, ये इसकी वॉशिंग मशीन है। तो ये मशीन खरीदी हम लोगों ने। ठीक है, अब ये मशीन खरीदी है, कितने रुपए की खरीदी? मान लो हम लोगों ने ये मशीन खरीदी है 10,000 रुपये। ठीक, अब हम लोगों के घर में कोई आया और उसने देखी, अरे मशीन खरीद ली, मशीन खरीद ली, आप लोगों ने वॉशिंग मशीन खरीद ली, बहुत अच्छी बात है। तो अब आइडिया क्या लगाएंगे कि ये जो व्यय है, ये मशीन पर जो व्यय किया है, कोई मेहमान जो आइडिया लगाएगा, अगर जैसे मान लो मैं किसी के घर में जाता हूँ और मशीन खरीदी है उसने, तो मैं कहूँगा कि ये मशीन खरीदी, अब तो तुम 10 साल के लिए फुर्सत, 5 साल के लिए फुर्सत। तो वो क्या आइडिया लगाए? उससे आइडिया यही लगता है कि ये स्वरूप जो होता है, इसका स्वरूप दृष्टिगोचर होता है, मतलब आदमी को दिखाई देते हैं। ये व्यय हाइड नहीं होते हैं। पूंजीगत व्यय कैसे होते हैं? दृष्टिगोचर होते हैं, मतलब सभी के सामने दिखाई देते हैं। अगर मशीन पर खर्च किया है तो आदमी कहेगा कि ये पूंजीगत व्यय है। मान लो भूमि खरीदी तो कहेगा पूंजीगत व्यय है, मान लो भवन खरीदा तो कहेगा पूंजीगत व्यय है, क्योंकि ये सभी चीजें आप लोगों को दृष्टिगोचर हैं, सामने दिखाई देती हैं। समझ गए? बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट में बात करेंगे हम लोग 4 नंबर पॉइंट की बात करेंगे। 4 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि पूंजीगत व्यय कभी कभी होते हैं। पूंजीगत व्यय, मैंने सबसे पहले आप लोगों को यही बताया था कि पूंजीगत व्यय कभी कभी होते हैं। पूंजीगत व्यय कभी कभी होते हैं। पूंजीगत जो व्यय हैं वो कैसे होते हैं? पूंजीगत व्यय कभी कभी होते हैं, वर्ष पर्यंत नहीं होते हैं, वर्ष पर्यंत नहीं होते हैं। मतलब पूंजीगत व्यय जो होते हैं वो कभी कभी होते हैं। हम लोग नहीं खरीद सके, रोज मशीनें नहीं खरीदेंगे, रोज कार नहीं खरीदेंगे, रोज मोबाइल नहीं खरीदेंगे। बताओ, आज मोबाइल खरीद लिया तो अब हम 2-3 साल तो चलाएंगे ना कम से कम। अब मान लो आप कहेंगे कि हम 6 महीने में ही चेंज कर देते हैं, तो वो बात अलग है। ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन कोई अगर स्थायी संपत्ति मान लो कोई कार खरीदी, तो 2-3-4 साल तो चलाएंगे ना। 2-3-4 साल के बाद ही आप लोगों को आगे पीछे करेंगे। तो इसी व्यय जो हम लोग कभी कभी करते हैं, तो वो उनको हम लोग वर्ष पर्यंत नहीं करते। ये नहीं है कि मान लो कि बिजली का बिल हम लोग लगातार देते हैं,
पेट्रोल हम लोग गाड़ियों में लगातार डलवाते हैं, जब तक चलाएंगे तब तक चलाएंगे, तो ऐसे व्यय हम लोगों के पूंजीगत व्यय नहीं होते हैं, तो ऐसे व्यय हम लोगों के आयगत व्यय होते हैं। तो ऐसे व्यय जो कभी कभी वर्ष में हम लोग करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें पूंजीगत व्यय बोलेंगे हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है 5 नंबर पॉइंट में कि पूंजीगत व्यय अनावर्तक स्वभाव के होते हैं। पूंजीगत व्यय अनावर्तक, ये वर्ड आप लोगों को याद रखने हैं क्योंकि इन्हीं वर्ड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूंजीगत व्यय अनावर्तक स्वभाव के होते हैं, अनावर्तक स्वभाव के होते हैं। मतलब अब अनावर्तक को समझेंगे, दृष्टिगोचर को समझ लिया ना, तो अब अनावर्तक स्वभाव हम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अनावर्तक का मतलब होता है कि ऐसे व्यय जो बार बार लगातार नहीं किए जाते। अभी ऊपर जो लिखा हुआ है वही एक तरीके से रिपीटेड मान लीजिए आप लोग कि ऐसे व्यय जो कभी कभी होते हैं, बार बार नहीं होते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अनावर्तक व्यय भी, अनावर्तक स्वभाव का बोल सकते हैं। तो पूंजीगत व्ययों का नेचर कैसा होता है, अनावर्तक स्वभाव का भी होता है, स्थायी स्वभाव का होता है, इनकी उपयोगिता दीर्घकालीन होती है। पूंजीगत व्यय दृष्टिगोचर होते हैं, पूंजीगत व्यय कभी कभी किए जाते हैं। तो इन बातों को याद रखना है। अब इनकी बात आती है कि इनको हम लोग लिखते कहाँ पर हैं। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम लोग बात करें और 6 नंबर पॉइंट डाल के लिखना है कि इन व्ययों का, एक सेकंड, तो पूंजीगत व्ययों को कहाँ पर दिखाते हैं, चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर। अब संपत्ति पक्ष की ओर क्यों दिखाते हैं, क्योंकि पूंजीगत व्यय से क्या खरीदेंगे, पूंजीगत व्यय से स्थायी संपत्तियां तो खरीदेंगे, और संपत्तियों को कहाँ दिखाएंगे, संपत्ति साइड तो दिखाएंगे। और संपत्ति हम लोगों की किस साइड में लिखते हैं, हम लोग संपत्तियों मतलब एसेट्स को हम लोग कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो संपत्तियों की ओर लिखा जाता है। इनको कहाँ लिखा जाता है, तो इनको संपत्ति पक्ष में लिखा जाता है। और लास्ट अगर हम लोग पॉइंट की बात करें, 7 नंबर पॉइंट की बात करें, तो पूंजीगत व्ययों से व्यापार की उपार्जन शक्ति, पूंजीगत व्ययों से व्यापार की उपार्जन शक्ति बढ़ती है। कैसी होती है, तो उपार्जन शक्ति इसकी बढ़ती है। तो ये पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं। इन पर अगर हम लोग बात करें तो पूंजीगत व्यय कैसे होते हैं, स्थायी स्वभाव के होते हैं। इन व्ययों की उपयोगिता जो होती है वो दीर्घकाल तक हम लोग इनका उपयोग कर सकते हैं। पूंजीगत व्यय इस प्रकार के व्यय हैं, इनका स्वरूप होता है वो दृष्टिगोचर होता है। मतलब ये जो व्यय हैं वो दिखाई देते हैं, दृष्टि में दिखाई देते हैं सभी को। पूंजीगत व्यय कभी कभी किए जाते हैं, पूंजीगत व्यय कभी कभी होते हैं। पूंजीगत व्यय अनावर्तक स्वभाव के होते हैं, मतलब कि ये व्यय हम लोग बार बार नहीं करते हैं। अनावर्तक का मतलब बार बार नहीं करना। पूंजीगत व्ययों को चिट्ठे में कहाँ दिखाते हैं, संपत्ति पक्ष की ओर दिखाते हैं। पूंजीगत व्ययों से व्यापार की उपार्जन शक्ति क्या होती है, तो उपार्जन शक्ति बढ़ती है। तो ये पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं आज की क्लास में। तो मैंने आप लोगों को पूंजीगत व्यय के बारे में बताया, आय के बारे में बताया। तो आज की जो 13 नंबर क्लास में हम लोगों ने पूंजीगत और आयगत चैप्टर में से सबसे पहले हम लोगों ने पूंजी से जाना कि पूंजी का आशय क्या होता है, आय का आशय क्या होता है, व्यय के प्रकार के बारे में जाना, और व्यय के प्रकार में हम लोगों ने पूंजीगत व्यय को पूरे डिटेल में अच्छी तरीके से समझा।
अगली क्लास में हम लोग जब बात करेंगे तो आयगत व्यय की करेंगे। आयगत व्यय की हम लोग विशेषताएं भी करेंगे और इनकी चीजें और भी चीजें हैं उनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।